अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ फंगल केराटाइटिस। जहाँ पे वर्ड आ जाएगा कैरेट, इट मीन्स कॉर्निया एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। और फंगल केराटाइटिस मीन्स के इन्फेक्शन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू फंगल या फंगल इन्फेक्शन ऑफ कॉर्निया। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ केराटाइटिस। केराटाइटिस जो है इट वॉज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक इन्फेक्टिव होता है और एक नॉन इन्फेक्टिव होता है। अब जो इन्फेक्टिव केराटाइटिस होता है वो होता है ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या तो इट मे बी कॉज्ड बाय सम सॉर्ट ऑफ बैक्टीरिया, या इट मे बी कॉज्ड बाय फंगस या वायरस या प्रोटोजोआ। जबकि नॉन इन्फेक्टिव जो केराटाइटिस होता है वो या तो किसी इम्यून रिएक्शन की वजह से हो सकता है या ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकता है। तो अगर केराटाइटिस में हम देखें तो हम बैक्टीरिया से होने वाला केराटाइटिस पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, और इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस द केराटाइटिस कॉज्ड बाय फंगस, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी वुड बी डिस्कसिंग केराटाइटिस कॉज्ड बाय वायरस। अब जो ऑप्थेमोलॉजी का पेपर है उसमें जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिनेरियो, और सिनेरियो में आपको एक स्पेसिफिक डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स दिए जाते हैं, उसके साइंस दिए जाते हैं, सिम्टम्स दिए जाते हैं, और उन्हीं को देख के फिर आपने डायग्नोज करना होता है कि एक पर्सन जो है वो किस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है। डायग्नोसिस दिखने के बाद वो अगला क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने इस केस में क्या लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस करवाने हैं और आपने इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है। तो सिनेरियो को डायग्नोज करने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट आर रिस्क फैक्टर्स, व्हाट आर साइंस एंड सिम्टम्स एंड व्हाट इज क्लिनिकल पिक्चर ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज़। तो फंगल केराटाइटिस के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइक वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक बंदे को फंगल केराटाइटिस हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी बुनियाद पे आपने जाना है कि फंगल केराटाइटिस से ही पर्सन सफ़र कर रहा है, वो सिनेरियो में दी जाएगी कि एग्रीकल्चर मटेरियल, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल मटेरियल है इट इज़ अ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर इन द केस ऑफ द फंगल केराटाइटिस। और अगली चीज़ें जो हैं कि एक बंदे ने स्टीरॉइड्स लिए हुए या इम्यूनोसप्रेसेंट लिए हुए या किसी तरह की उसको इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज़ है। इन दोनों डिजीज़ में क्या होगा कि द पर्सन जो है उसका इम्यून सिस्टम जो है वो स्प्रेस हो चुका है, विच मीन्स उसका इम्यून सिस्टम जो है इट इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, और अगर उसका इम्यून सिस्टम जो है इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स द इन्वेडिंग एजेंट, तो ऑब्वियसली बात है कि फंगस जो है, जो इन्वेडिंग फंगस है वो इजीली बॉडी में एंटर कर जाएगा, और अगर वो इजीली बॉडी में एंटर कर जाएगा दैन इट कैन रिजल्ट इन द इन्फेक्शन ऑफ द कॉर्निया। एंड ऑब्वियसली जो एग्रीकल्चर मटेरियल है इट परमिट्स द ग्रोथ ऑफ द फंगस, तो पर्सन वर्किंग विद एग्रीकल्चरल मटेरियल इज मोर prone to the risk of fungal keratitis. Now the fungal keratitis is classified into two types on the basis of their causative agent. एक fungal keratitis which is caused by the filamentous fungi like Aspergillus, और दूसरा fungal keratitis जो है it is caused by yeast like Candida albicans. फिर जो filamentous fungi की वजह से होने वाला keratitis है वो टू टाइप्स में फर्दर डिवाइडेड है, या तो लीजन सुपरफिशियल होगी या तो लीजन डीप होगी। अब what are the differences between या what are the characteristics of filamentous fungi and yeast, कि केराटाइटिस कोज बाय फिलामेंटस फंजाई उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा एंड द केराटाइटिस कोज बाय यीस्ट उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। सो द केराटाइटिस कोज बाय द फिलामेंटस फंजाई जो है इट इज़ कोज बाय एस्परजिलस, लेकिन केराटाइटिस कोज बाय यीस्ट जो है उसमें कॉजेटिव एजेंट होता है कैंडिडा, जबकि एस्परजिलस जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कैंडिडा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आती है दैट इज जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इट परमिट्स द ग्रोथ ऑफ द फिलामेंटस फंजाई लाइक एस्परजिलस, जबकि जो टेम्परेट क्लाइमेट है इट परमिट्स द ग्रोथ ऑफ कैंडिडा। जो एस्परजिलस है इट कैन प्रोड्यूस हाइफाई, जबकि कैंडिडा जो है इट ओकेजनली फॉर्म हाइफी। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट आ जाता है इन द सिनेरियो कि अगर पर्सन जो है जो आपके पास हॉस्पिटल तक आया है ही इज़ फ्रॉम टेम्परेट क्लाइमेट, ऑब्वियसली उसमें केराटाइटिस कोज बाय यीस्ट जो है उसका चांस ज़्यादा होगा, लेकिन इफ़ द पर्सन इज बिलोंगिंग फ्रॉम द ट्रॉपिकल क्लाइमेट तो उसमें फिलामेंटस फंजाई लाइक एस्परजिलस के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अब तक सिनेरियो डायग्नोज करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल चुकी हैं, एक रिस्क फैक्टर और दूसरा उसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर डायग्नोसिंग द सिनेरियो डेटा साइंस एंड सिम्टम्स एंड क्लिनिकल पिक्चर। अब अगर हम फंगल केराटाइटिस में सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स तो काफ़ी सारे वही कॉमन होंगे जो हमने बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर में पढ़े थे, लाइक ब्लड विजन होगी, रेडनेस ऑफ आई होगी, फोटोफोबिया होगा, लैक्रिमेशन होगी। लेकिन अब हमने वो क्लिनिकल पिक्चर देखनी है जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि जो पेशेंट आपके पास आया है वो फंगल केराटाइटिस का पेशेंट है। सो हेयर वी हैव क्लिनिकल पिक्चर ऑफ फिलामेंटस केराटाइटिस। अब फिलामेंटस केराटाइटिस की भी दो टाइप्स की लियन थी हमारे पास, एक होती है सुपरफिशियल लियन और दूसरी होती है डीप लियन। अब सुपरफिशियल लियन में जो हमें देखने को मिलेगा हेयर वी कैन सी द वाइटिश ग्रे एरिया ऑफ अल्सरेशन। सुपरफिशियल लियन में क्या देखने को मिलेगा, वाइटिश ग्रेश एरिया ऑफ अल्सरेशन, हेयर वी कैन सी द फीदरी एजेस। जबकि डीप लियन में हेयर वी कैन सी द एरिया ऑफ कॉर्नियल अल्सरेशन, हेयर वी कैन सी द सैटेलाइट लीजन्स एंड फर्दर मोर here we can see a slight hypopyon। अब hypopyon क्या होता है, hypopyon is actually the deposition of cells in the anterior chamber of the eye, या यूँ कह लो कि anterior chamber of eye में भी कहाँ होगी deposition of cells, just below the
एंडोथीलियम ऑफ कॉर्निया। सो दूसरी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है इन द केस ऑफ द डीप लीजन दैट आर एंडोथीलियल प्लैक्स। अब जो केराटिटिस है कोज बाय द कैंडिडा स्पीशीज वो किस कलर का होगा, वो येलोइश कलर का होगा। द केराटिटिस कोज्ड बाय द फिलामेंटस फंजाई सच एज स्पर्सिचिलस वो किस टाइप का मिल रहा था, वाइट ग्रे कलर का। लेकिन केराटिटिस कोज्ड बाय द कैंडिडा इज ऑफ येलोइश कलर। और जो कैंडिडा कोज्ड बाय केराटिटिस कोज्ड बाय कैंडिडा है दैट रिजेंबल्स टू द सिकुलेशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब जो सिकुलेशन होती है ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दैट इज ऑल्सो येलो कलर, तो इसी वजह से कैंडिडल केराटिटिस जो है वो भी येलो कलर का ही नजर आता है। अब फंगल केराटिटिस को कंफर्म करने के लिए क्या लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, इसके लिए वापस हम अपने थर्ड ईयर वाले नॉलेज पे चलते हैं। थर्ड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी में वी हैव रेड कोई भी स्पेसिमेन जब हमारे पास आते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब फॉर इन्वेस्टिगेशन, उस पर 3 प्रोसीजर्स तो लाजमी करने होते हैं। कि सबसे पहले हमने स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू ये मालूम करना है कि कॉजेटिव एजेंट क्या है, कोई बैक्टीरिया है, कोई फंगस है, कोई प्रोटोजोआ है, ये क्या चीज़ है। फिर जब एक बार हमें पता चल जाएगा कि कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो उसकी फिर हमने ग्रोथ करवानी इन द कल्चर मीडियम। फिर उसके बाद होती है PCR एनालिसिस। तो भाई हम सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज स्टेनिंग टेक्निक। तो ये बात ही हमने पढ़ी थी कि इन द केस ऑफ द फंजाई जो सबसे अच्छी स्टेनिंग टेक्निक होती है, मोस्ट स्पेसिफिक वन, दैट इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्रेपरेशन। क्यों? क्योंकि फंगस जो है इट इज रेजिस्टेंट टू द अल्कली लाइक KOH, जबकि रिमेनिंग जो टिश्यू मटेरियल होता है दैट इज नॉट रेजिस्टेंट टू द अल्कली। तो क्या होता है कि सो व्हेन द गिवन सैंपल इज ट्रीटेड विद 10% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर उसके अंदर फंगस होगा तो फंगस जो है वो रेजिस्टेंट रहेगा टू द अल्कली लाइक KOH। बाकी जो सारा टिश्यू मटेरियल होगा या बैक्टीरिया होगा दैट वुड बी डिजॉल्व बाय द KOH। तो फंगस जो है वो सेपरेट हो जाएगा बाय दिस स्टेनिंग टेक्निक। फिर उसके बाद एक आती है हमारे पास पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन की टेक्निक। क्या होता है? इन द केस ऑफ पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन, ये टेक्निक जो है इट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन। तो फंगस में वी ऑल नो कि ग्लाइकोजन मौजूद होता है, तो पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन जो है कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ स्टेनिंग टेक्निक फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द फंगा इन द स्पेसिफिक स्पेसिमन। अगली होती है मिथिनामाइन सिल्वर स्टेन। अब मिथिनामाइन सिल्वर स्टेन का क्या फंक्शन होता है कि इट रिजल्ट्स इन द ब्लैक फंगल प्रोफाइल विद द पेल ग्रीन बैकग्राउंड। फिर आगे यहाँ पे इन्होंने यूज किया ग्राम स्टेनिंग एंड गिंसर स्टेन। वी ऑल नो कि ग्राम स्टेनिंग जो होती है वो तो बैक्टीरिया की होती है, प्रोबेबली ग्राम स्टेनिंग जो होती है ना वो रूल आउट करने के लिए यूज होती है कि हो सकता है कि गिवन स्पेसिमेन में किसी तरह का बैक्टीरिया हो या जो पर्सन है ही मे बी सफरिंग फ्रॉम अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन नॉट फंगल इन्फेक्शन। तो अगर ग्राम स्टेनिंग जो है उससे कुछ नहीं बनता तो फिर फंगल स्टेनिंग से कंफर्म हो जाता है कि गिवन स्पेसिमेन में फंगस ही मौजूद है। फिर एक बार हमने स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू आइडेंटिफाई कर लिया कि फंगस मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? द ग्रोथ ऑफ फंगस इन द कल्चर मीडियम। यानी वी ऑल नो कि फंगस की ग्रोथ के लिए एक इंपॉर्टेंट कल्चर मीडियम यूज होता है दैट इज सेबराउट्स एगर। अब सेबराउट्स एगर क्यों यूज हो रहा था फॉर द ग्रोथ ऑफ द फंगस? क्योंकि सेबराउट्स एगर जो है इट लिमिट्स द ग्रोथ ऑफ द सराउंडिंग बैक्टीरिया। और वी ऑल नो कि फंजाई जो होते हैं ना वो स्लोली ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि बैक्टीरिया जो है वो फास्टर ग्रो करते हैं एज कम्पेयर टू द फंगस। तो सेबराउट्स एगर में क्या होता है कि अगर गिवन स्पेसिमेन में किसी भी तरह के मजीद बैक्टीरिया मौजूद है तो उनकी ग्रोथ को लिमिट कर दिया जाए ताकि स्लो ग्रोइंग कॉलोनीज ऑफ फंगस जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए। उसके बाद थर्ड जो टेक्निक आती है दैट इज PCR एनालिसिस। फोर्थ जो आती है दैट इज कॉर्नियल बायोप्सी, कि कॉर्निया का एक छोटा सा पीस लिया जाए, सैंपल लिया जाए और उसको एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाए कि उसमें कितना इन्फेक्शन हो चुका है और उस इन्फेक्शन का कॉजेटिव एजेंट क्या है। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज एंटीरियर चैम्बर टैप। एंटीरियर चैम्बर टैप में क्या होता है कि जो एंटीरियर चैम्बर है आई का, वहाँ से स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड लिया जाता है और उसको डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। कि एंटीरियर चैम्बर का क्या हाल है? एंड वी ऑल नो इन द केस ऑफ द फंगल केराटिटिस क्या होता है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोपायोन। हाइपोपायोन में भी क्या था कि देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एंडोथेलियल प्लैक्स। और हाइपोपायोन हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि इट इज डेपोजिशन ऑफ सेल्स इन द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आई। तो अगर इन द केस ऑफ द एंटीरियर चैम्बर टैप हमें किसी भी तरह का एक्सुडेट डेपोजिशन मिलती है इन द एंडोथेलियम ऑफ द कॉर्निया, तो किसी भी तरह के हमें सेल्स मिलते हैं, हाइपोपायोन मिलते हैं इन द एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई, तो ये मजीद इंपॉर्टेंट होता है इन द डायग्नोसिस, इन द कंफर्मेशन के पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द फंगल केराटिटिस। और एंटीरियर चैम्बर टैप परफॉर्म कब करना है? जब पर्सन जो है उस पर किसी भी तरह की एंटीबायोटिक जो है वो काम ना करे, लाइक टॉपिकल एंटीबायोटिक डी और बाकी एंटीबायोटिक्स डी, और वो काम नहीं करी, फिर हमने परफॉर्म करना एंटीरियर चैम्बर टैप। अगली जो लास्ट डायग्नोस्टिक टेक्निक है दैट इज इन वीवो कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी। व्हाट इज इन वीवो कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी? इट इज नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टूल which is used for the quantitative analysis and morphological analysis of the microstructures present on the surface of the eye, present on the ocular surface. अब लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस जो हमने सारी परफॉर्म की हैं उसके लिए जो सैंपल चाहिए होता है दैट इज एक्चुअली द स्क्रैपिंग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉर्निया। अब लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये बात कंफर्म हो गई कि द गिवन पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द फंगल केराटिटिस। अब बात कुछ यूँ हुई कि इस पर्सन को ट्रीट किस तरह से करना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए फिर एंटी फंगल ड्रग्स आती हैं। अब इसके लिए हमें अपने थर्ड ईयर फार्माकोलॉजी के एंटी फंगल ड्रग्स वाले चैप्टर पे जाना चाहिए। कुछ होती हैं टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, कुछ होती हैं टॉपिकल एंटी फंगल ड्रग्स, लाइक वो ड्रग्स जो सर्विस से एडमिनिस्टर की जा सकती हैं डाटा टॉपिकल। और इस तरह की एंटी फंगल ड्रग्स कौन सी होती हैं? वोरिकोनाजोल, नेटामाइसिन, एम्फोटाइसिन बी एंड सो ऑन। कुछ साइक्लोप्लेजिक्स भी यूज़ होता है। साइक्लोप्लेजिक्स क्यों लिए जाते हैं इन द केस ऑफ केराटिटिस वो पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जा चुका है।
और अगर फिर भी ट्रीट ना हो फिर उसके बाद सब कंजक्टाइवल इंजेक्शन दिया जाता है और फ्लूकोनाजोल। उससे भी बात ना बने तो कुछ सिस्टेमिक एंटी फंगल ड्रग्स दी जाती है लाइक कीटोकोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल। उससे भी बात ना बने तो फिर जो कॉर्निया होता है उसकी स्ट्रोमा में इंजेक्शन दिया जाता है, दैट इज इंट्रास्ट्रोमल इंजेक्शन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स लाइक वोरिकोनाजोल एंड एम्फोटेरिसिन बी। फंगल केटाइटिस के केस में सबसे पहले टॉपिकल एंटी फंगल ड्रग्स देनी है लाइक नेटामाइसिन और सारे सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स की स्टार्ट करवा देनी है। उससे अगर पेशेंट ट्रीट हो जाए तो फिर हमने उसे उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करे तो हमने पेशेंट को भेजना है फॉलोअप के लिए। अगर पेशेंट इस तरह की थेरेपी को रिस्पॉन्ड ना करे फिर उसको मजीद ड्रग्स देनी है लाइक उसको एम्फोटेरिसिन बी देनी है, वोरिकोनाजोल देनी है और कुछ इंट्रास्टोमल इंजेक्शन ऑफ वोरिकोनाजोल और एम्फोटेरिसिन बी भी देने। अगर इसकी तरफ पेशेंट रिस्पॉन्ड कर जाए तो ठीक है, उसको फॉलोअप के लिए भेज देना है। अगर इसकी तरफ भी पेशेंट रिस्पॉन्ड ना करे तो फिर लास्ट हमारे पास ऑप्शन बच जाती है, दैट इज पेनिट्रेटिंग केटोप्लास्टी। So this was all about today's lecture. Hope you understood well. Thanks for watching.